हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने चैनल सीके स्टडी 47 पर। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लास 10 का हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद है उसके टॉप 50 कितने बच्चों तो टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा चुके थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज हम पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि आप थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे। तो बच्चों, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन लिखा गया, निम्नलिखित समूहों को मिलान करना है। तो बच्चों, आप अपनी किताब को निकालिए जो कि एनसीईआरटी है और उसमें इसी तरह से दिया गया निम्नलिखित समूहों का मिलान कीजिए। तो समूह अ है और समूह ब है, तो इसको मिलान करने के लिए कहा गया था, लेकिन बच्चों मैंने यहाँ पर आपको मिलान करके ही लाया हूँ। तो देखिए, मेजनी जो है वह कहाँ का है, तो वह इटली का है। बच्चों, आपको याद रखना है। हिंगेल का क्या है, तो हिंगेल एक दार्शनिक है। मैंने यह सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बताए थे, फिर भी मैंने सोचा कि पूरा सिलेबस बच्चे को करा देते हैं तो अच्छा रहेगा। बिस्मार्क क्या है, तो एक जर्मनी का चांसलर है। बच्चों, आपको इसे याद रखना। विक्टर इमैनुएल क्या है, एक राजनीतिज्ञ है। और बिस्मार्क भी क्या है, तो एक राजनीतिज्ञ है। आपको सॉरी कूटनीतिज्ञ है, आपको इसे याद रखना है। विक्टर इमैनुएल बच्चों क्या एक राजनीतिज्ञ पूछा जाता है। बिस्मार्क क्या है, तो एक कूटनीतिज्ञ है और यह जर्मन चांसलर है। हिंगेल क्या है, तो एक दार्शनिक है। मेजनी क्या है, तो इटली का है। आपको इसे याद रखना है। अगला भी ये बच्चों वही है कि मिलान करे। तो मिलान करे में आपको क्वेश्चन बहुत है, तो ये 2 नंबर है, वो 1 नंबर था। तो यहाँ समूह अ है और यहाँ बच्चों समूह ब है। इसको मिलान करने तो देखिए बच्चों, वियना सम्मेलन आपको पूछा जाएगा कब हुआ था या किस वर्ष हुआ था। तो 1815 ईस्वी में आपका वियना सम्मेलन हुआ था। मेटरनिक का पतन कब हुआ था बच्चों, तो मेटरनिक का जो पतन हुआ था बच्चों वो 1848 ईस्वी में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो बच्चों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो बच्चों आप वहाँ से जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसका PDF जो है आपको वहीं पर क्लास के बाद अपलोड कर दिया जाता है। चलिए बच्चों, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, इटली एकीकरण। इटली का एकीकरण कब हुआ था बच्चों, तो 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। आपको पूछा जाएगा कि बताइए इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो 1871 ईस्वी में। और सबसे ज़्यादा बार आपको पूछा गया सेडोन युद्ध कब हुआ था, तो बच्चों सेडोन युद्ध जो हुआ था वह 1870 ईस्वी में। बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यह सब मिलान करने वाला था, लेकिन बच्चों आपको मैंने मिलान करके लाया हूं। तो वियना सम्मेलन जो हुआ 1815 में, मेटरनिक का पतन 1848 में, इटली का एकीकरण 1871 में, सेडोन का युद्ध 1870 में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, यहाँ पर अब 3 नंबर है जो कि आपको मिलान करने वाले ही है। और यह सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चों क्या करते हैं, एग्जाम में गलती करते हैं। यहाँ समूह अ है और यहाँ पर समूह ब है। तो समूह अ को समूह ब से मिलान करना है। तो कोसूथ क्या है बच्चों, तो यहाँ पर हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता है। तो हंगरी जो है एक देश है जिसकी क्या है, तो राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है। तो कोसूथ क्या है, तो हंगेरियन राष्ट्रवादी एक नेता का नाम है, क्या है, तो कोसूथ। आपको याद रखना है। 2 नंबर है बच्चों, कह रहा है एड्रियानो पुल की संधि। तो एड्रियानो जो पुल है बच्चों, इसका संधि आपका कब हुआ था, तो 1829 ईस्वी में एड्रियानो पुल की संधि हुई थी। और यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, सो आप इसे याद कर लीजिएगा। और PDF आप लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर देखते हैं तो यूनान की स्वतंत्रता। तो यूनान की स्वतंत्रता जैसे बच्चों भारत की स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 15 अगस्त 1947 को। उसी तरह यूनान की स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी, तो बच्चों 1832 ईस्वी में यूनान की स्वतंत्रता मिली थी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना। पोलैंड में आंदोलन हुआ था बच्चों, तो पोलैंड का विद्रोह कब हुआ था या पोलैंड का आंदोलन कब हुआ था, तो 1863 ईस्वी में। बच्चों इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनता है और इस तरह से आपके बुक में था, तो आपको मैंने बता दिए। तो बच्चों आपको यहाँ से देखना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न, 20 शब्दों में उत्तर दिए। सभी बच्चे जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जो कि एग्जामिनर आपको प्रश्न बनाते हैं, तो एनसीईआरटी के ही प्रश्न से और एनसीईआरटी बुक से मैं पूरा सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवा रहा हूँ। सो आप ये पूरा सभी सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल फ्री में बिना कोचिंग जाए करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको ये लक्ष्य जो है इस बार 450 प्लस का बच्चों, सो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो कि 20 शब्दों में उत्तर देने के लिए कहता है, और मैंने 20 शब्द से में ही उत्तर दिए बच्चों। तो चलिए उत्तर लिखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है, तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और सबसे पहला क्वेश्चन यही है। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्र के प्रति जो समर्पण की भावना जागृत होता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया उस तरह से यदि आप एग्जाम हॉल में लिखते हैं तो 2 में 2 मार्क्स देंगे एग्जामिनर और खुश होकर आगे बढ़ जाएंगे। तो राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्र के प्रति जो समर्पण का भावना जागृत होता है उसे
राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे कि आपका भारत है, भारत एक क्या है, एक राष्ट्र है और भारत के प्रति आपका जो दिल में सम्मान है, इज्जत है, आदर है, उसके प्रति जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो राष्ट्रवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, मेजनी कौन था, तो मेजनी कौन था आपको बताना है। तो मेजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। तो बच्चों आपको याद रखना मेजनी कौन था। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का क्या था, समर्थक था और योग्य सेनापति था। अर्थात ये सेनापति एक अच्छे सेनापति थे जो कि अपने सेनाओं का अच्छी प्रशिक्षण कराते थे और उनको तैयार करते थे और युद्ध में लड़ाते थे। मेजनी ने 1831 ईस्वी में इटली यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। तो मेजनी जो है बच्चों वह कब, 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। बच्चों यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी। तो यंग इटली नामक संस्था की स्थापना जो हुई थी 1831 ईस्वी में। आपको इसे भी याद रखना बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न से भी बनते हैं, सो आप इसे याद करते रहिएगा और ये सभी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं बच्चों, सो आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या बाधाएं थी। तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी बच्चों, 2 नंबर के क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। तो इसके उत्तर में लिखते हैं, तो जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय, अर्थात जर्मनी के एकीकरण जो पृष्ठभूमि था उसका निर्माण का जो श्रेय है वो नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। तो अर्थात उनके जर्मनी में जो एकीकरण हुआ था बच्चों उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट का है। जर्मनी एकीकरण के सबसे बड़ी बाधाएं ऑस्ट्रिया था। तो ऑस्ट्रिया बच्चों एक देश है जो कि क्या है, तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधाएं थी क्योंकि पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण होना था। क्योंकि जर्मनी का जो बच्चों एकीकरण होना था उसमें पर्सा का नेतृत्व में होना था जिसका विरोध ऑस्ट्रिया कर रहा था, जिसका विरोध पर्सा का विरोध क्या कर रहा था, ऑस्ट्रिया कर रहा था कि जर्मनी के एकीकरण में आप अपना हाथ नहीं बढ़ाए। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना भी अधिक है। तो बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है। तो बच्चों मेटरनिक युग क्या है आपको बताना। यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ये सभी क्वेश्चन आपको इतना आंसर तो लिखना है। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ तक भी आपका आंसर हो जाता है, लेकिन इतना में 2 मार्क्स नहीं देता है एग्जामिनर, 1 मार्क्स देता है और आगे बढ़ जाता है और बच्चे क्या करते हैं, इतना ही आंसर लिखने का कोशिश करते हैं और याद भी करते हैं। सो आप ऐसा नहीं करें, मैं जितना आंसर लिखाऊंगा आपको उतना याद करना है। तो चलिए ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया के मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर था और ये 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक काल कहा जाता है, मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। तो निरंकुश जिसका जो राजा हुआ करता था उसको कोई किसी प्रकार के बूझ समझ नहीं होता था और अच्छे ज्ञान नहीं होता था, जिसके कारण क्या होता था, तो मेटरनिक जो था वो निरंकुश राजतंत्र था, जो राजा था वो निरंकुश था, उसके पास किसी प्रकार के अच्छे ज्ञान नहीं थे, उसके मंत्री अच्छे नहीं थे, जिसके कारण निरंकुश राजतंत्र पर विश्वास रखता था और क्रांति का बहुत विरोध करता था। और जब क्रांति होता था, किसी प्रकार के विद्रोह होता था तो उसको बहुत ही विरोध करता था और वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। तो वह क्रांति का क्या था, तो कट्टर विरोधी था और क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। तो कट्टर जो कि क्रांति करता था और उसके जो विरोधी आदमी होते थे उसका क्या करता था, तो समर्थन करता था। बच्चों आपको इसे याद रखना है। तो बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बता दिए जिसके 20 शब्दों में उत्तर देना था, तो वह क्वेश्चन आपको हो चुका है। और आगे जो आया बच्चों आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 60 शब्दों में उत्तर दे। तो चलिए लगभग 60 शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करते हैं और यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और 2 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो बच्चों आपको 3 से 4 कारण लिखना है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित थी। तो जर्मनी के जो एकीकरण हुआ था बच्चों उसकी प्रमुख बाधाएं क्या थी, तो आपको यहाँ पर कारण बताना है। तो यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख बाधाएं या कारण निम्नलिखित थे। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो है लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था बच्चों, यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, तो वहाँ पर 300 छोटे छोटे क्या थे, राज्य थे। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। और 3 नंबर पॉइंट बच्चों का जा रहा है, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। वहाँ पर राष्ट्र के प्रति किसी प्रकार के भावना नहीं था, जिसके कारण ये क्या हुआ, तो
1848 के फ्रांसीसी क्रांति का ये भी कारण बन चुका था। 4 नंबर है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया जो बच्चों मैंने बताया था आपका एक देश था और उसका क्या था तो हस्तक्षेप था, आपको इसे याद रखना है। 5 नंबर पॉइंट कहा जा रहा है मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति। तो मेटरनिक जो था बच्चों जिसके 1830 से 1848 तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है और मेटरनिक के प्रति क्या था तो प्रतिक्रियावादी नीति थी बच्चों, आपको इसे याद रखना है। चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं और यह लघुत्तरीय क्वेश्चन और 60 शब्दों में उत्तर देने के लिए कहता है, तो मैं 60 शब्दों में ही उत्तर देने का प्रयास करते हैं, जहाँ तक के कम ही होगा बच्चों लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। चलिए देखते हैं इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। तो बच्चों जो इटली और जर्मनी के जो युद्ध हुआ था एकीकरण हुआ था उसमें ऑस्ट्रिया जो देश था उसका क्या भूमिका था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कहा गया है इटली, यहाँ पर कॉमन दे दीजिएगा बच्चों। तो इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ था। तो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वह ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ था। किसके शर्त पर बच्चों तो ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ था, क्योंकि इटली के जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का अधिपत्य था। तो इटली और जर्मनी का जो प्रांत था उस पर क्या था तो ऑस्ट्रिया का क्या था तो हस्तक्षेप था, आपको इसे याद रखना है। ऑस्ट्रिया, यहाँ पर बच्चों ऑस्ट्रेलिया लिखा गया लेकिन आप ऑस्ट्रिया कर लीजिएगा। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्रों के ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी क्या की सहायता ली। बच्चों उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अगली जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर कहा जा यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह की सहायता हुआ। तो चलिए यहाँ पर आपको यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। कहा जा राष्ट्रवाद में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर उत्तर लिखना है और लिखना है क्या तो नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था। तो नेपोलियन जिस समय था वहाँ का क्या था बच्चों तो उस समय इटली और जर्मनी जो देश है यह छोटे छोटे प्रांतों में क्या थे तो विभाजित थे। नेपोलियन ने अप्रत्यक्ष रूप से दोनों राज्यों को संगठित कर राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। तो नेपोलियन जो था यह दोनों देश इटली और जर्मनी को क्या किया तो संगठित कर राजनीतिक रूप में देने का प्रयास किया। दोनों देशों में राष्ट्रीयता को भावनाओं को जागृत किया तथा यह दोनों देश कौन कौन तो बच्चों यहाँ पर इटली है और यहाँ पर क्या जर्मनी, ये दोनों देश को क्या क्या तो राष्ट्रीयता को भावनाओं में जागृत किया। नेपोलियन ने समानता एवं भाईचारा का अधिकारी नवीन समाज का क्या क्या तो निर्माण किया। तो चलिए बच्चों यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करते हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए अब आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या किया तो यहाँ पर दोनों देशों का राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत किया। नेपोलियन ने समानता और भाईचारों को आधारित नवीन समाज की स्थापना की। तो ये जो नेपोलियन था यहाँ पर इटली और जर्मनी के बीच क्या क्या तो भाईचारे आपसी भेदभाव किसी प्रकार का न हो आधारित नवीन समाज का निर्माण किया। इन देशों में कर दिया तो इन देशों में क्या क्या तो समाज का निर्माण किया अर्थात एक आधारित भाईचारे आधारित समाज का निर्माण किया, जिससे यूरोप देशों में राष्ट्रवाद की भावना का जागृत हो गई। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और यह क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय 4 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं और 2 नंबर के भी पूछे जाते हैं, सो आप इसे याद कर लीजिएगा। कहा जरा गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें बच्चों। तो गैरीबाल्डी के कार्यों को चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा गया है क्या आंसर लिखना है और लिखना क्या है तो गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था। तो गैरीबाल्डी बच्चों क्या था तो एक महान क्रांतिकारी था और इन्होंने लाल कुर्ती का क्या था तो स्थापना किया था। वह पेशे से क्या था तो नाविक था। आपको बच्चों ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था नाविक था और वह एक क्या था तो महान क्रांतिकारी था और उन्होंने लाल कुर्ती नामक संस्था की स्थापना की थी। वह पहले से मेजनी के विचारों का समर्थक था। तो गैरीबाल्डी जो थे बच्चों वह मेजनी के विचारों के समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आ गया। परंतु जो गैरीबाल्डी है बच्चों यह क्या हुआ तो बाद में यह काबूल क्या है तो देश है इसके प्रभाव में आ गया। गैरीबाल्डी ने स्वयं अपना सेना बनाया। गैरीबाल्डी जो था जो मेजनी के विचारधाराओं का समर्थक था वह बाद में क्या हुआ तो काबूल के प्रभाव में आने के बाद वह अपना स्वयं सेना बनाया। सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। गैरीबाल्डी को दक्षिण क्षेत्र का शासक का प्रस्ताव आया। तो गैरीबाल्डी जो है उसे क्या
किस पर, तो नेपाल, सिसिली और नेपाल पर आक्रमण किया। तो वहाँ से क्या आया, तो वहाँ से गैरिबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र से शासक बनने का प्रस्ताव आया, लेकिन उसे त्याग कर वो और अपनी सारी संपत्ति, लेकिन ये जो गैरिबाल्डी है वो क्या किए, तो ये सभी को त्याग कर, जो कि सिसिली और नेपाल पर आक्रमण किए थे, तो वहाँ से दक्षिणी क्षेत्र से शासक बनने का प्रस्ताव अर्थात राजा बनने का प्रस्ताव आया, लेकिन उसे त्याग कर और अपनी सारी संपत्ति, जो ये गैरिबाल्डी है बच्चों, यह क्या किए, तो उस शासक बनने के लिए त्याग कर और उनके पास जितने संपत्ति थे वह अपने राष्ट्र अर्थात अपने देश को दान में दे दिए और अपना जीवन किसानों के भांति जीने लगे, न कि एक किसी प्रकार के क्या, तो यहाँ पर सिसिली और नेपाल के जैसे कि या राजा बन सकते थे, क्योंकि वहाँ पर आक्रमण किए थे और वहाँ पर जीत इनको मिली थी और वहीं से प्रस्ताव आया कि आप यहाँ का राजा बन सकते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कहा जा रहा क्या, तो विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। तो बच्चों विलियम प्रथम जो है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण असंभव था कैसे, चलिए देखते हैं। तो विलियम प्रथम पर्सा का क्या था, तो शासक बना। विलियम जो प्रथम था बच्चों, ये पर्सा का शासक बना। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। तो विलियम प्रथम जो था बच्चों, वह राष्ट्रवादी विचारों का, किसका, तो राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसे सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में उद्योगिक क्रांति का हवा तेज हो गई, जिससे आधारभूत संरचनाओं में काफी सुधार हुआ। तो बच्चों आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, जैसे कि आपको आवश्यकता है लाइट का, तो आपको बिजली आना चाहिए। आप यदि बीमार पड़ते हैं तो आपके लिए अस्पताल होना चाहिए। आप यदि शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आपके लिए स्कूल होना चाहिए। तो आपकी न्यूनतम आवश्यकता जो बच्चों है उसकी पूर्ति करने के लिए, अर्थात न्यूनतम नहीं अधिकतम भी, तो उसके पूर्ति करने के लिए जो आपके क्या है तो साधन है, उसे ही आधारभूत संरचना कहते हैं। जैसे कि बिजली हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, ये सभी क्या है तो आपका आधारभूत संरचना, उसे क्या कहते हैं, आधारभूत संरचनाओं का काफी सुधार हुआ, जिससे जर्मनी राष्ट्र में एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, जिससे जर्मनी राष्ट्र क्या हुआ, तो एकता उनमें हो गया, तो एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तेज हुए। अतः विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। तो इसीलिए कहा जाता है अतः विलियम प्रथम के बिना जर्मनी के एकीकरण क्या था, तो संभव नहीं था। बच्चों यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा बच्चों। तो चलिए दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न आ चुका है और दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न को बच्चों आपको देखिए लगभग 150 शब्दों में उत्तर दें, लेकिन आपको मैं करीब 100 शब्दों में उत्तर दूंगा, करीब 100 शब्द, क्योंकि आपको भी याद करना है और आपको एग्जामिनर खुशी होकर 4 में 4 मार्क्स दे। ऐसा नहीं कि आपको मैं 100 शब्द में लिखा दिए और आपको 2 मार्क्स मिले, तो ऐसा नहीं करेंगे बच्चों। सो आप हम पे विश्वास कीजिए और वीडियो को लाइक करते जाइए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। तो बच्चों चलिए देखते हैं दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न भी बहुत है, आज थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि बच्चों यह चैप्टर ही बहुत बड़ा है। इतिहास आप समझ सकते हैं, इतिहास होता है क्योंकि इनमें इतिहास के बारे में पढ़ा जाता है और आपको बताया जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं इतिहास की जो दीर्घ-उत्तरीय जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उसके जो प्रथम चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में मेजनी और काबूल गैरिबाल्डी के योगदान को बताएं। तो बच्चों इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें किसके, तो उसमें मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी तीन गो को क्या करना है, तो योगदान को आपको बताना है। तो 3 व्यक्ति के योगदान क्या था, चलिए देखते हैं। तो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव इटली पर पड़ा। इटली पर क्या पड़ा बच्चों, तो पड़ा। मेजनी ने इस आंदोलन का उपयोग करते हुए इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। तो मेजनी ने क्या किया, तो इन आंदोलन का उपयोग करते हुए क्या किया, तो इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ बच्चों ऑस्ट्रेलिया लिखा गया, लेकिन आप ऑस्ट्रिया कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर ऑस्ट्रिया कर लीजिएगा। ऑस्ट्रिया यहाँ पर क्या कीजिएगा, ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली के जनवादी आंदोलन काबूल को कुचल दिया गया। तो आज यहाँ पर क्या कहा गया, ऑस्ट्रिया के जो था वह हस्तक्षेप था बच्चों, और उसमें से इटली में जनवादी आंदोलन काबूल को कुचल कर रख दिया या कुचल कर दिया बच्चों, कुचल दिया गया और मेजनी का हार हो गई। और मेजनी का क्या हुआ था बच्चों, हार हो गई। चलिए इससे थोड़ा सा नीचे देखते हैं। तो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, तो थोड़ा आपको बड़ा लिखना होगा। तो मेजनी का हार हो गया। इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को माना जाता है। तो इटली
इटली में जो बच्चों एकीकरण हुआ था उसमें सबसे बड़ी बाधा जो था वह ऑस्ट्रिया था। आपको इसे याद रखना है। यहाँ पर ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया। नेपोलियन तृतीय को काबुल को भरोसा दिया कि इटली में जनमत संग्रह कराएंगे और बाद में काबुल ने रोम छोड़कर बाकी इटली को मिला लिया। गैरीबाल्डी मैजनी के विचारों का क्या था बच्चों? तो समर्थक था। मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। और यह अपनी सेना बनाकर क्या तो अपनी सेना बनाकर रोम यहाँ पर रोम लिखा गया बच्चों, लेकिन रोम का लीजिएगा, रोम पर आक्रमण करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चों? विक्टर इमैनुएल। लेकिन विक्टर इमैनुएल ने इसका विरोध किया। तो किस पर विरोध किया? तो रोम पर क्या था? तो यहाँ पर जो है यह क्या है? तो मैजनी के विचारधारक समर्थक था और यह अपनी सेना बनाकर, और यह गैरीबाल्डी क्या था? तो अपनी सेना बनाकर रोम पर आक्रमण करना चाहता था। लेकिन विक्टर इमैनुएल ने इसका विरोध किया कि तुम क्या करो गैरीबाल्डी, कि रोम पर क्या करो, तो युद्ध नहीं करोगे, आक्रमण नहीं करोगे। इसका विरोध किया। बाद में रोम को भी अपने में मिला लिया और इटली का एकीकरण हो गया। तो बच्चों आप यहाँ तक समझ गए होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको 100 शब्दों में उत्तर देना तो बनता है। चलिए देखते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। बच्चों यह क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वो 2 नंबर जैसा है, लेकिन आप इतना भी लिखते हैं तो आपको 4 में 4 नंबर लिख के मिलेगा, क्योंकि बच्चों ये एक पेज का जो प्रश्न है आंसर होता है उसको मैंने यहाँ पर 60 से 70 शब्दों में लिख कर लाया बच्चों, सो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आज की इस क्वेश्चन को देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है, वर्णन करें। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों यहाँ पर और याद कर लीजिएगा। तो बिस्मार्क प्रारंभ से हिंगेल के विचारधाराओं से प्रभावित था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लव की नीति का सहारा लिया था। तो बच्चों रक्त एवं लव का नीति का सहारा किसने लिया था? तो बच्चों यहाँ पर बिस्मार्क ने लिया था। आपको याद रखना है रक्त एवं लव की नीति किसका है? तो बिस्मार्क का सहारा लिया, क्योंकि वह जर्मनी के एकीकरण में अपने देश में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की। तो जर्मनी के एकीकरण में वह अपने देश में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की थी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से परसा जो देश था उसकी शासन व्यवस्था को क्या बच्चों? तो सुदृढ़ किया था। और यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, सो आप याद कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अपने ख्याल में जरूर रखिएगा। चलिए आज की 3 नंबर क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय में कहा जा क्या? तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव की चर्चा करें। तो राष्ट्रवाद के कारण क्या है और उसके उदय का प्रभाव क्या है उसका चर्चा करना है बच्चों। चलिए देखते हैं। उत्तर में लिखना है राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व में राजनीति जागृत का प्रतिफल है और यह एक ऐसा भावना है जो किसी भी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता की भावना को क्या करती है बच्चों? तो जागृत करती है। तो चलिए इसके प्रभाव क्या है उसके बारे में आप देखते हैं। तो इसके जो यहाँ पर प्रभाव आपको दिख रहा होगा, चलिए इसके प्रभाव को जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से सजाकर मैंने रंग बिरंगों कलर से लेकर आया हूँ। सो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा बच्चों। यूरोप में पूर्ण जागरण, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। आपका परिवार है और आपका दायित्व है कि अपने परिवार को आगे बढ़ाए। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं यूरोप में पुनर्जागरण। तो चलिए पुनर्जागरण के कारण कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि का गहरा प्रभाव पड़ा और लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुए, जिसने राष्ट्रवाद को बीजारोपण किया। राष्ट्रवाद को क्या बच्चों? तो बीजारोपण किया। और दूसरा नंबर जो है यहाँ पर फ्रांस की क्रांति, दूसरा नंबर जो था उसका क्या था? तो फ्रांस की क्रांति था, कारण था। चलिए देखते हैं। तो इसने राजनीतिक को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों की वस्तु बना दिया। तो यह क्या कहता है बच्चों? यह आपको समझ में नहीं होगा। तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था उसने यहाँ पर क्या हुआ था? तो इसने राजनीतिक को क्या किया? तो विभाजित ने अर्थात अविभाजित वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों की वस्तु बना दिया। तो अखबार जो था वह सड़कों की वस्तु बना दिया था। इस प्रकार से कहने का अर्थ होता है। और
और आपका यहाँ पर 3 नंबर जो पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए इसे देखते हैं। तो नेपोलियन का आक्रमण, तो क्या हो गया था बच्चों, तो नेपोलियन का आक्रमण जो कि प्रभाव पड़ गया। तो चलिए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा। तो नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों में भौगोलिक नाम परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जिससे क्या हुआ बच्चों, तो इटली और जर्मनी का मार्ग प्रशस्त हुआ। और थोड़ा सा नीचे अब 3 से 4 लाइन है और आपको यह समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको इसी तरह से पैराग्राफ चेंज करना और लिखना है। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में विजयी शक्ति ऑस्ट्रिया का राजधानी का एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिससे नेपोलियन ने युद्ध हो और विजयों में अस्त व्यस्त कर दिया था। तो बच्चों यह आपको कैसा लगा क्वेश्चन, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, सो आप इसे याद कर लीजिएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन तो बच्चों इतना महत्वपूर्ण है कि यह यदि आप इतिहास के टॉप 10 दीर्घोत्तरीय में गिनेंगे तो 1830 के क्रांति का विवरण दे, यह आपको 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आएगा। 2 से 3 नंबर अर्थात प्रथम नंबर में आएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। कई बार आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया है और आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि आप 2024 में एग्जाम देना है। सो आप सभी सब्जेक्ट का सभी क्वेश्चन याद कीजिएगा। तो चार्ल्स एक्स का अर्थ होता है बच्चों दशम, आप जानते हैं। तो चार्ल्स दशम एक निरंकुश तथा प्रतिक्रियावादी शासक था। तो चार्ल्स दशम जो था बच्चों एक निरंकुश तथा प्रतिक्रियावादी क्या था, तो शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता को दबाने का कार्य किया। तो जिसने प्रत्याकृतिवादी जो चार्ल्स दशम था वह फ्रांस में क्या हो रहा था, तो राष्ट्रीयता को दबाने का कार्य कर रहा था। फलस्वरूप लोगों ने विरोध किया। इसके बाद चार्ल्स दशम ने 25 जुलाई 1830, तो बच्चों 25 जुलाई यहाँ पर 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा उधार तथ्यों का गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। फ्रांस में क्रांति का लहर क्या हुआ था बच्चों, दौड़ गई, जिससे 1830 की क्रांति, जिससे क्या होता है 1830 की क्रांति कहते हैं। तो बच्चों आपको पूछा जाएगा 1830 की क्रांति क्या कहते हैं, 1830 को क्रांति कहते हैं। परिणाम स्वरूप चार्ल्स दशम राजगद्दी की त्याग कर दिया था। तो परिणाम स्वरूप जो चार्ल्स दशम था बच्चों वह क्या था, तो राजगद्दी जो था उसको त्याग कर दिया था। इंग्लैंड पलायन कर, अर्थात वह वहाँ से क्या हो गए थे, तो इंग्लैंड पलायन कर अर्थात इंग्लैंड चले गए थे। इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। तो इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया था बच्चों। और यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और आपको मैंने बहुत सटीक भाषा में लिखाया हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। चलिए आज की वीडियो की जो 5 नंबर क्वेश्चन है और दीर्घोत्तरीय 5 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे, ये भी क्वेश्चन यदि टॉप 10 क्वेश्चन है तो उसमें भी आता है। चलिए देखते हैं ये क्या है। चलिए देखते हैं, आपको यहाँ पर लिखा गया यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। तो यूनान तुर्की समाज में अधीन था। तो यूनान जो था बच्चों वो तुर्की समाज का क्या था, अधीन था अर्थात गुलाम था। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता को भावना की लहर जागी। राष्ट्रीयता की भावना की क्या हुई थी बच्चों, तो लहर जागी और यह तुर्की से अलग होने का प्रयास करने लगा। और यह क्या हुआ, तो यूनान जो था वह तुर्की से अलग होने का प्रयास करने लगा और 1831 ईस्वी में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। तो 1821 में क्या हुआ था बच्चों, तो यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। नया जार निकोलस आया, अर्थात वहाँ का जो शासक था वह नया जार निकोलस आया। तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया और युद्ध में मिस्र और तुर्की के सेना को पूरी तरह से पराजित हुआ आता। तो हुआ और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई और यूनान आज़ाद हुआ था। तो और क्या हुआ, तो 1829 में जो बच्चों हुआ था वो क्या हुआ था, तो एड्रियानोपुल की क्या हुआ था, तो संधि हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, तो यूनान यहाँ पर आज़ाद हो गया था। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू, लव यू, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मन से तैयार करेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो
आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। बच्चों यह वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन आपको प्रतिदिन 7 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है, तो उस क्लास में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।